हेलो गाइस, वेलकम टू यूएवी। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी ये क्विक रिवीजन सीरीज़ को। और ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का लेक्चर थर्ड है, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे एरिस्टोटल को और कोशिश करते हैं कि हम इसी लेक्चर में से ख़त्म भी कर दें। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, एरिस्टोटल के टाइम पीरियड की बात करें तो ये 384 से 322 बीसी का है। ठीक है, इन्हें ये एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो के स्टूडेंट थे। इन्हें हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और हमने प्लेटो में पढ़ा था कि भाई वो थे फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। ठीक है, वहाँ पे इन्हें फिलॉसफी वहाँ पे डोमिनेट हो रही थी, और यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा साइंटिफिक जो टच है वो आ गया एरिस्टोटल में। और अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड। ये एग्ज़ाम के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। तो देखते हैं कि भाई ये जो एरिस्टोटल हैं ये बॉर्न इन स्टैगरा, ये मैसेडोनिया किंगडम के पास में एक जगह है। और इन्होंने जो प्लेटो की एकेडमी थी उसे ज्वाइन किया था, और वहाँ पे 20 ईयर्स तक स्टडी की थी। एंड इन्हें ग्रेटेस्ट डिसाइपल ऑफ प्लेटो भी बोला जाता है एरिस्टोटल को। और इन्होंने अपनी थ्योरीज जो दी हैं उसमें एक थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इन्होंने 158 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पहले रीड किया, उसके बाद फिर एनालाइज करके। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया, थ्योरी दी, वो कितना अच्छी साबित होती है हम देखेंगे आगे चल के। और इन्होंने अपना खुद एक स्कूल किया था लॉन्च, जिसे हम बोलते हैं लाइसियम। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं फ्रेंड्स यहाँ एरिस्टोटल के। तो जिसमें से एक है पॉलिटिक्स के ऊपर। ठीक है, और इसमें इन्होंने थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में बात की है, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। तो ये देखिए, ये सारी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ेंगे हम, रेवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो ये हम देखने वाले हैं। और अदर वर्क जैसे देखिए नाइकोमेकियन एथिक्स हो गया। ठीक है, और ये एथिक्स एंड रेटोरिक्स में इन्होंने मेजर प्रॉब्लम पॉलिटिक्स, जस्टिस और लॉ से रिलेटेड उनके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो हम देखते हैं कि भाई एक जो प्लेटो है वो देखा कि भाई वो ग्रेटेस्ट डिसाइपल भी हैं, सॉरी एरिस्टोटल जो है वो ग्रेटेस्ट डिसाइपल भी हैं प्लेटो के, और ग्रेटेस्ट क्रिटिक भी बोला जाता है ना। तो यहाँ पे एक वर्ड टर्म यूज़ किया जाता है, रिफॉर्म्ड प्लेटो। उन्होंने जो प्लेटो ने जो आइडियाज़ दिए हैं, जैसे प्लेटो ने बोला है कि भाई आइडिया जो है भाई वो रियल है। ठीक है ना, रियलिटी इज़ दी, जो हम देख रहे हैं वो है शेडो है, रियलिटी इज़ द शेडो ऑफ आइडिया। तो आइडिया को बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने थ्योरीज में बताया कि भाई आइडिया है जो वही रियल है। अब प्लेटो थोड़ा प्रैक्टिकलिटी पर, सॉरी एरिस्टोटल जो है वो थोड़ा प्रैक्टिकलिटी पर बिलीव करते हैं। तो देखते हैं कि नहीं, जो भाई आइडिया वाली बात की है वो उसे डिनाई करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हैं प्लेटो की वो डिनाई करते हैं। तो इसलिए प्लेटो को ग्रेटेस्ट डिसाइपल और ग्रेटेस्ट क्रिटिक भी बोला जाता है एट द सेम टाइम। हम देखते हैं कि भाई एरिस्टोटल का जो पर्सपेक्टिव है एक, वो क्या था। अब देखिए, जैसे रूलर जो है, जैसे प्लेटो के इसमें हम देखें तो भाई फिलोसोफर किंग था। ठीक है ना, फिलोसोफर किंग पीके। और तो इनका कहना है कि भाई रूलर को ना वर्ल्डली वाइज होना चाहिए, मतलब उसे सारी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब वर्ल्ड में रियलिटी क्या है एक्चुअल में। ठीक है ना, उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ना कि जो आइडियाज़ की भाई मेजरली बात की गई है आइडियाज़ की प्लेटो के थ्योरीज में। तो उसमें मतलब वो अपने आप को बता रहे हैं कि भाई आइडिया दे दिया है एक कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, फिलोसोफर किंग ऐसा बनेगा, और तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई वर्ल्डली वाइज होना ज़रूरी है, और वाइज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ रादर। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने देखा कि भाई रीज़न एंड सेंसरी ऑर्गन्स बोथ आर सोर्स ऑफ नॉलेज। गोल्डन मीन वाला हम रूल देखेंगे अभी, इनकी थ्योरीज आगे जो पढ़ेंगे उसमें हम समझेंगे कि भाई गोल्डन मीन जो है वो इनके लिए गोल्डन रूल है। ठीक है,
और ये एक्सट्रीम जो जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाई यंग प्लेटो जो है वो थोड़ा सा रेडिकलाइज्ड उनके थॉट्स हैं। वो बिलीव करते हैं कि भाई कोई भी चीज़ मतलब या इधर होगी मतलब प्लस होगी या फिर माइनस होगी। उनके लिए कोई ऐसा बीच वाला पोर्शन नहीं होता है, 0 या 1, है ना। तो वो चीज़ नहीं है, वो यहाँ पे हम देखने को नहीं मिलेगी एरिस्टोटल में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई एरिस्टोटल और प्लेटो में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। देखिए, एक तो सिमिलैरिटी ये है कि भाई दोनों लोग सोफिस्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सोफिस्ट ट्रेडिशन को क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है इनके द्वारा, दोनों लोगों को। जैसे हमने देखा था कि भाई यहाँ पे सोक्रेटिस के फेवर वाले हैं प्लेटो, और सोफिस्ट जो थे वो बिलीव करते थे कि भाई मैटर जो है वो रियल है, और जो दिख रहा है हमें व्हाट इज़, है ना, दिस इज़ रियल, व्हाट इज़ रियल। और सोक्रेटिस बिलीव करते थे कि भाई व्हाट ऑट टू बी, ठीक है ना, व्हाट ऑट टू बी, ये बिलीव होता था। तो लेकिन प्लेटो ने भी देखिए इन्हें क्रिटिसाइज़ किया है, और यहाँ पे एरिस्टोटल भी नहीं इस चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं कि भाई यही है। वो भी थोड़ा सा है आइडियलिस्टिक, लेकिन रिलेटिवली नहीं है, हम देखेंगे आगे। ठीक है, देखते हैं कि भाई उन्होंने स्टेट को प्राइमेसी दी है दोनों ने। ठीक है, ये सिमिलरिटी हो गई है। तो सोफिस्ट ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं और क्रिटिसाइज़ करते हैं सोफिस्ट ट्रेडिशन को, और इंडिविजुअल के ऊपर प्राइमेसी स्टेट को देते हैं। ठीक है, स्टेट इज़ प्रायर टू इंडिविजुअल। ठीक है, एंड दोनों नेचुरल इनइक्वालिटी जो है वो उस पर बिलीव करते हैं कि भाई एक है। जैसे प्लेटो का हमने देखा था कि भाई कुछ मैन है जिनके अंदर रीज़न डोमिनेट करता है, किसी में मैन है जिसमें करेज डोमिनेट करता है, जिसमें किसी में है जिसमें एपेटाइट डोमिनेट करता है, हमने प्लेटो में देखा था। तो वो जो नेचुरल इनइक्वालिटी है वो यहाँ पे भी है, देखेंगे हम। जैसे यहाँ पे एरिस्टोटल बात करते हैं मास्टर और स्लेव की, वुमेन को इतना ज़्यादा इन्होंने नहीं दिया है सोसाइटी में पोजीशन। ठीक है, ये हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, अभी ब्रीफ में बता रहा हूँ मैं आपको। और बोथ इक्वेट पॉवर्टी विद इग्नोरेंस, है ना, पॉवर्टी को इग्नोरेंस की तरह दोनों ने इक्वेट किया है। और मासेस में दोनों का भरोसा नहीं है। ये कहते हैं कि भाई कुछ लोग ही हैं जिनके पास रीज़न है, और वही लोग हैं जो कि एक्चुअल में रूल करेंगे। ठीक है, ऐसे हर किसी पूरे उसको नहीं दे सकते हैं पावर। जैसे मैं आपको बता दूं कि इन्होंने डेमोक्रेसी को भी एक परवर्टेड फॉर्म ऑफ पॉलिटी बताया। ठीक है, जैसे हम जो अभी लोग हैं, हम देखते हैं कि अरे भाई डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये बात की जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई एरिस्टोटल ने डेमोक्रेसी को भी नहीं दिया है, कि भाई वो कह रहे हैं कि नहीं डेमोक्रेसी भी नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेसी इज़ अ परवर्टेड फॉर्म। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे चल के। अब देखते हैं डिफरेंसेस और देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं जो भी हैं। तो अगर देखिए प्लेटो जो है ना, अगर आइडियलिस्ट हैं तो एरिस्टोटल प्रैग्मेटिक हैं, जिसमें देखिए आइडियलिज्म भी है, थोड़ा सा रियलिज्म भी है, पता है, दोनों चीज़ें। ऐसा बिल्कुल वो नहीं है कि नहीं आइडियलिस्ट है तो वो बिल्कुल अलग ही मेटलिस्टिक हो गया, ऐसा नहीं है। अगर प्लेटो परफेक्शनिस्ट हैं तो एरिस्टोटल गोल्डन मीन में बिलीव करते हैं, है ना। जैसे अब इसका देखते हैं, प्लेटो को चाहिए बिल्कुल परफेक्शन। प्लेटो को चाहिए कि भाई एंड में एक फ़िलासफ़र किंग तैयार होगा जिसके पास पूरी नॉलेज होगी, प्योर नॉलेज होगी उसके पास, नॉलेज ऑफ गुड लाइफ सब होगा उसके पास, है ना, कैसे स्टेट को चलाना है, कैसे रूल करना है, सब चीज़ उसके पास होगी। और बिल्कुल उन्होंने अपना थ्योरी ऑफ एजुकेशन के थ्रू हमें बताया था कि कैसे एक फ़िलासफ़र किंग तैयार होगा। तो ये थोड़ा परफेक्शनिस्ट की तरफ उन्होंने अपना इंक्लिनेशन दिखाया कि भाई बिल्कुल परफेक्ट बनाना था उन्हें अपने एथेंस को। और एरिस्टोटल बिलीव करते हैं थोड़ा सा व्हाट इज़ वाली साइड, है ना। तो वो देखते हैं कि भाई मेरे मीन्स कैसे हैं, है ना, मीन्स शुड जस्टिफाई इट्स एंड। ठीक है, एंड पर इतना उनका वो नहीं है, मॉडरेशन बोल सकते हैं कि गोल्डन मीन जो है ना, ज़रिया जो है वो मॉडरेशन में हो वो चलेगा। इफ़ प्लेटो इज़ रेडिकल, अगर प्लेटो रेडिकल हैं तो एरिस्टोटल इज़ कंजर्वेटिव। प्लेटो अल्टीमेट नॉलेज में बिलीव करते थे, एरिस्टोटल बिलीव्स इन कॉमन सेंस। अब हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है मेन, जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है ना, ये क्विक रिवीजन सीरीज़ है जो कि आपको हेल्प करेगी रिवीजन के लिए।
जब आपने अपना सब्जेक्ट पढ़ लिया है, तैयारी आपको तुरंत जल्दी जल्दी देखना है तो आप देख सकते हैं। अगर कंटेक्स्ट भी देख सकते हैं आपको, अगर अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करना है तो ठीक है। तो प्रोमिनेंट आइडियाज़ हम देखते हैं एरिस्टोटल के। थ्योरी ऑफ स्टेट जो है हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ स्टेट में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं, मैं यहाँ पे से पढ़ देता हूँ, फिर थोड़ा सा आगे डिस्कस करके इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। तो देखते हैं जैसे कि मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल पॉलिटिकल और सोशल एनिमल, ठीक है। हम देखेंगे कि भाई ये स्टेटमेंट कैसे जस्टिफाई हो रहा है। अब स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। ये मैंने पहले इसलिए लिखा है गाइस, देखिए कि अगर थोड़ा सा क्या है ना, बार बार एक चीज़ को देखने से थोड़ा रिवीजन अच्छा होता है। मैंने अभी यहाँ लिख दिया, अभी थोड़ा सा थ्योरी ऑफ स्टेट को डिस्कस करने के बाद हम इन स्टेटमेंट पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे तो अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ एंड कंटिन्यूस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेट इज़ द हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन। चौथा देखते हैं कि वन हु कैन लिव विदाउट स्टेट इज ईदर अ बीस्ट और गॉड, ही कांट बी अ मैन। पांचवा स्टेटमेंट है कि भाई स्टेट इज अ यूनियन ऑफ फैमिली एंड विलेजेस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई स्टेट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना इनके, उसमें वो क्या है। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि भाई एक है यहाँ पे मेल, ये है फीमेल, इसका हुआ चाइल्ड, ये क्या बन गई, एक फैमिली, ठीक है। फिर ऐसे करके बहुत सारी फैमिली बनी, 1 फैमिली, 2 फैमिली और n फैमिली, नंबर ऑफ फैमिलीज बन गए। तो एक ये ग्रुप बन गया नंबर ऑफ फैमिलीज का। एक नंबर ऑफ फैमिलीज का ग्रुप बनने के बाद एक बन गया विलेज। अब ऐसे करके बहुत सारे विलेज हैं, n नंबर ऑफ विलेज, तो ये सब मिलके क्या हो गया, एक स्टेट बन गया, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन, तो ये एक एसोसिएशन है और फिर ये विलेज एक एसोसिएशन हो गया और ये एक एसोसिएशन है। तो एसोसिएशन 1 2 3 4 ऐसे करके तो बहुत सारी एसोसिएशन का एक एसोसिएशन है स्टेट। पहला कैरेक्टरिस्टिक देख लिया हमने। सेकंड देखते हैं कि इट इज़ लाइक एन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। अब देखिए भाई कि भाई एक बंदा है, ठीक है। अब जब इसका यहाँ पर ब्रेन है और ये इसका हाथ, ये सब चीज़ कनेक्टेड है, आपस में इंटीग्रेटेड है। अगर हम देखें कि भाई ये हाथ सेपरेटली कुछ कर सकता है क्या, या फिर ये इसकी टांग कुछ सेपरेटली कुछ कर सकती है, सेपरेटली ये कुछ नहीं कर पाएगी। जब तक कि ये कनेक्टेड है बॉडी से तो ये फंक्शन कर रहा है, ठीक है ना। आपको कुछ उठाना है, आपने दिमाग में आपके कुछ हुआ रिफ्लेक्स एक्शन आपका हुआ, आपने यहाँ पे जाके कुछ भी एक्ट कर दिया अपने हाथ के थ्रू। अब लेकिन भाई ये हाथ यहाँ पे हम अलग रख दें ऐसे करके, तो ये भाई अकेले कुछ कर पाएगा, अकेले कुछ नहीं कर सकता। तो उनका कहने का मतलब यही है कि भाई पीपल को, अगर मैन को अगर आप स्टेट से अलग कर दोगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो स्टेट का एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है ना। तो उन्होंने इसे एक एनालॉजी से समझाया कि इट इज़ लाइक एन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल इज कनेक्टेड टू द स्टेट जस्ट लाइक आर ऑर्गन्स आर इंटीग्रेटेड, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना कि जब उन्होंने बिल्कुल बता दिया कि भाई स्टेट ही है सब कुछ, स्टेट से ही आप जुड़े हुए हो, बिना स्टेट के आप नहीं रह सकते, है ना। बिना स्टेट का मैन अगर है तो वो या फिर भगवान है या फिर वो बीस्ट है। हमने देखा था अभी स्टेटमेंट, अभी मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूंगा। तो जो अगर मैन अकेले रह रहा है तो वो भाई वो गॉड है या फिर वो बीस्ट है, ऐसे करके इतना ज़्यादा स्टेट को इतना ज़्यादा कनेक्टेड कर दिया है मैन से कि भाई वो मैन को सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। स्टेट क्या है, वो लॉ पे चलती है, तो मैन को भी चलना पड़ेगा स्टेट के अकॉर्डिंग। और ये ऐसा नहीं है कि कोई कोअर्जन की वजह से हो रहा है। ये कहा जाता है कि भाई ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, मतलब ये ड्यूटी है इनकी कि भाई इन्हें फॉलो करना है स्टेट को। तो वही कहते हैं कि भाई एरिस्टोटल का ऑब्जेक्टिव ये सारी चीज़ों को बताना स्टेट थ्योरी ऑफ स्टेट के थ्रू अपना पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जो है ना वो फुलफिल कराना है कि भाई जो पीपल की, जो आदमी की ड्यूटी क्या है, उसका कर्तव्य क्या है स्टेट के लिए। तो वो समझा रहे हैं कि भाई स्टेट की क्या वैल्यू है, वो मैन को क्या करना चाहिए उसके लिए, है ना। स्टेट क्या कर रही है आदमी के लिए और उनकी क्या ड्यूटी है वो उन्हें करना है।
थर्ड देखते हैं कि भाई एरिस्टोटल सपोर्ट द प्रेफरेंस ऑफ द स्टेट ओवर पीपल। लेकिन अब ये भी देखते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था कि भाई मासेस में बिलीव नहीं करते हैं, वो स्टेट को ही प्रेफरेंस दी जाएगी हर एक सिचुएशन में, ठीक है। एरिस्टोटल लाइक प्लेटोज क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी। तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी है, जो जिसमें आदमी सारे मैन मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि भाई एक स्टेट होगी जो हमें रूल करेगी, तो वो जो क्रिटिसाइज प्लेटो ने उसे किया है, तो वो एरिस्टोटल को अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। एरिस्टोटल लाइक प्लेटोज क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी, और स्टेट इज द आउटकम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल। तो हमने देखा कि भाई एरिस्टोटल भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी को, और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि भाई अगर पीपल को पता चल गया कि भाई हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है स्टेट के साथ में, तो दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग दी स्टेट। जब उनके राइट्स वायलेट होंगे कह सकते हैं, या फिर स्टेट अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं मतलब चलेगी, तो ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं स्टेट को। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी पे मैं विश्वास नहीं रखता। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं कि भाई स्टेट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली बट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो जैसे कि प्लेटो, अब यहाँ पर देखिए एरिस्टोटल क्यों कहा जाता है कि भाई वो ही इज़ अ ग्रेटेस्ट क्रिटिक और डिसाइपल ऑफ प्लेटो। तो अब देखिए बहुत जगह तो वो उन्हें मान रहे हैं, उन्हें फेवर कर रहे हैं उनके थ्योरीज को, आइडियाज़ को, प्लेटो के। अब यहाँ देखिए, जैसे प्लेटो ने आइडिया दिया कि भाई मैन ऑफ रीज़न जो है वो बनेगा रूलर, ठीक है। ये मैन ऑफ गोल्ड जो है, जिनमें रीज़न डोमिनेट करेगा। मैन ऑफ जो सिल्वर है वो बनेगा जिसमें करेज डोमिनेट करेगा, तो वो सोल्जर क्लास बन जाएगा, ठीक है। मैन ऑफ कॉपर जो है वो बनेगा प्रोड्यूसर क्लास। और ये हमने देखा था कि भाई उनका एक थ्योरी ऑफ एजुकेशन था, जिसमें उन्होंने सिस्टम पूरा बनाया हुआ था कि इतने से इतने साल तक बच्चों को पहले ये सिखाया जाएगा, फिर एक टेस्ट होगा, और फिर उन्होंने पूरा यूनिफॉर्मली डिवाइड कर दिया था कि भाई ये हो गया, बस सिस्टम हो गया। प्रोड्यूसर क्लास बन गई प्रोड्यूस करने के लिए, रूलर बन गया रूल करने के लिए, और सोल्जर बन गया डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। लेकिन एरिस्टोटल का क्या कहना है कि भाई वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, सबको मौका मिलेगा। अगर भाई एक प्रोड्यूसर बन चुका है और उसे बाद में लगता है कि नहीं यार मुझे तो अब रूलर बनना है, मैं रूलर बनना चाहता हूँ, तो उसे मौका दिया जाएगा। तो वो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, सब इंटरकनेक्टेड हैं, जब जिसे जो बनने का मन है वो कर सकता है। तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को वो फेवर कर रहे हैं, ठीक है, एरिस्टोटल। अब देखिए इसमें थ्योरी ऑफ स्टेट में हमने देख लिया, अब देखिए स्टेटमेंट देखते हैं फिर से। देखो, मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल और सोशल एनिमल। तो ये इसलिए कहा गया है कि भाई पीपल जो है ना, वो अकेले, जो आदमी है ना वो अकेले नहीं रह सकता, वो डिपेंडेंट ही रहेगा जो सोशल एलिमेंट जो उसके आसपास हैं, ठीक है ना। कोई भी रिसोर्सेज है या लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, तो सब चीज़ के ऊपर वो आदमी डिपेंडेंट होके ही चलता है। तो उनका कहने का मतलब ये है। और सबसे ज़्यादा वो डिपेंड होगा स्टेट पर बाद में, क्योंकि वो उन्हें सिक्योरिटी देगी स्टेट, ठीक है। तो मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल और सोशल एनिमल। स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ, अब स्टेट को भाई उन्हें बनाया कि भाई स्टेट जो है वो आदमी की सुरक्षा के लिए आ रही है, ठीक है, सेक ऑफ लाइफ, कि भाई आदमी आपस में जो भी केओस है सोसाइटी में, या फिर कोई चल रहा है, कोई ऊपर देखने वाला नहीं है उनके, है ना, अथॉरिटी नहीं है कोई, तो अब भाई मैन आपस में हो सकता है लड़ रहे हों, झगड़ रहे हों, तो रिसोर्सेज के ऊपर लड़ाई हो रही, तो भाई स्टेट आई है कि भाई आपकी लाइफ के लिए, और वो कंटिन्यू करेगी स्टेट कि आपकी लाइफ सही रहे। अब गुड लाइफ के लिए क्या है, स्टेट का काम क्या है भाई, एजुकेशन प्रोवाइड करना, फूड का ध्यान रखना बच्चों के लिए, सबके लिए, सिक्योरिटी का ध्यान रखना। तो ये है इस स्टेटमेंट का मतलब, ठीक है ना, कि स्टेट comes into existence for the sake of life and continues for the sake of good life.
हम देखते हैं भाई स्टेट इज़ दी हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन। ये हमने देख लिया कि भाई स्टेट को बिल्कुल प्रायोरिटी दी गई है। जितनी भी एसोसिएशन है, फैमिली 1 2 3, फिर विलेज बना, फिर विलेज के ऊपर सारे विलेज मिलकर एक एसोसिएशन बना, तो स्टेट को ही प्रेफरेंस दी गई है। स्टेट इज़ प्रायर ओवर इंडिविजुअल। अब ये मैंने बताया था कि भाई अगर एक आदमी अकेले रह रहा है तो वो या फिर बीस्ट है या फिर भाई वो गॉड है, ठीक है। वो अकेले नहीं रह सकता है, क्योंकि अगर वो अकेले रहेगा तो क्योस हो जाएगा। अकेले रहने का मतलब है कि भाई बिना स्टेट के, है ना, उसे स्टेट चाहिए, क्योंकि स्टेट कर रही है लॉ को फॉलो, और लॉ बना है डेलिब्रेशन से, ठीक है ना, लॉ बना है लोगों के लिए, तो वो अकेले नहीं रह सकता आदमी। ये हमने देख लिया कि भाई स्टेट इज़ अ यूनियन ऑफ फैमिली एंड विलेजेस। ये फैमिली और विलेजेस, तो ये बहुत सारे स्टेट्समेंट्स हैं जिनके थ्रू स्टेट का जस्टिफिकेशन हो रहा है। तो थ्योरी ऑफ स्टेट यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम देखते हैं थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में देखिए क्या होता है कि भाई जैसे हम इंडियन सिटीजन है, तो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ते हैं कि भाई आप बाय बर्थ, बाय आपका कोई फैमिली मेम्बर है, डिसेंट, और बहुत सारे जो भी मतलब हैं फीचर्स जिनके उस पर आप सिटीजन बन जाते हो इंडिया के, ठीक है। तो ऐसे करके यही सिटीजनशिप की इन्होंने थ्योरी दी है कि भाई कैसे एथेंस में उन्होंने लोगों को सिटीजनशिप देने का मतलब कैटेगराइजेशन किया। तो उन्होंने कहा भाई देखो कुछ ही लोग हैं जो कि सिटीजनशिप के लायक हैं। स्लेव्स हैं, उनमें देखो रीज़न नहीं होता है तो वो नहीं बन सकते हैं। चिल्ड्रन है, वो इमैच्योर होते हैं, वो नहीं बन सकते हैं। वुमेन देखो हाउस होल्ड के जो चोर्स होते हैं, हाउस होल्ड चोर्स में वो उसमें अपना बिजी रहती हैं, तो दे विल नॉट हैव टाइम फॉर दी सिविल ड्यूटीज़ और फॉर दी पार्टिसिपेशन इन दी पॉलिटिक्स, ठीक है। और ओल्ड पीपल का क्या है भाई, फिजिकली वीक हो सकते हैं, हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो इसलिए तो उन्होंने कहा भाई कुछ ही लोग हैं जो एडल्ट मेल होंगे सोसाइटी में, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, वही लोग जिनके पास रीज़न है वही लोग ही होंगे सिटीजन, ठीक है। और उनका कहना है कि भाई सिटीजनशिप जो है ना वो एक ड्यूटी है स्टेट के लिए, ठीक है। ये जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की हम बात कर रहे थे, तो सिटीजनशिप भी एक पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, आप ये समझिए। दो बेसिस हैं सिटीजनशिप एक्वायर करने के, एक है ये लैटिन वर्ड है जस्ट सोली और जस्ट सैंग्विनेंस। तो सोली का मतलब बाय बर्थ और बाय डिसेंट, मतलब रिलेशन की भाई आपके पापा मम्मी हैं एथेंस के, मतलब जैसे एथेंस में कोई लोग थे तो उनका एक हस्बैंड वाइफ हैं एथेंस के, लेकिन वो बाहर जाके जो उनका बच्चा हुआ वो हुआ बाहर, है ना, बेबी का जन्म हुआ बाहर, लेकिन वो माना जाएगा एथेंस का सिटीजन क्योंकि उनके मम्मी पापा हैं, तो वो डिसेंट हो गया वो। दोज हू हैव कैपेबिलिटी शुड ओनली बी इंक्लूडेड, क्योंकि भाई वो सिविक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो एडल्ट्स नेचुरली बॉर्न इन द स्टेट, जो नेचुरली बॉर्न है स्टेट में वो ही मेल। अब थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप का क्या क्रिटिसिज्म भी हुआ है, तो भाई इसे निगलेक्ट किया है। इस थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को क्यों क्रिटिसाइज़ किया है कि भाई इन्होंने गरीबों को और जो वर्किंग क्लास के लोग हैं उन्हें बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया है, ठीक है। एज प्रॉपर्टी वॉज दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उन्होंने बताया था कि भाई जो एडल्ट मैन होगा नेचुरली बॉर्न, इसके पास होगी प्रॉपर्टी, वही होगा सिटीजन। उन्होंने कहा भाई ये नहीं बन सकते, तो इसलिए क्रिटिसाइज़ भी किया है, लिमिटेड कर दिया उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली, बिल्कुल ही जो मेल जो हैं नेचुरली बॉर्न उन लोगों को तक सीमित कर दिया। डेमोक्रेसी में हम बात करते हैं कि भाई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सारे सेक्शन का, और बात करते हैं कि भाई सबको हक है इलेक्शन में खड़े होने का, वोट देने का, बहुत सारे राइट्स हैं, लेकिन उसके कॉन्ट्ररी है। कंजर्वेटिव्स नॉट प्रोग्रेसिव, तो सिटीजनशिप जो थ्योरी है वो कंजर्वेटिव है, प्रोग्रेसिव नहीं है, क्योंकि वो स्टेट को कंजर्व करना चाह रही है। वो अगर सबको सिटीजनशिप दे देगी तो उसमें हो सकता है कि भाई लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लगें, फिर चेंज का डिमांड करें, तो इसलिए तो बिल्कुल ही वो एरिस्टोटल जो है वो नॉट ओपन टू चेंज है। हम देखेंगे आगे। अब हम देखते हैं कि थ्योरी ऑफ स्लेवरी उन्होंने दी है एक, तो स्लेवरी इज़ नेचुरल एज वेल एज डिज़ायरेबल, तो एक यूज़फुल इंस्टीट्यूशन माना गया स्लेवरी को।
स्लेवरी के लिए इन्होंने कैटेगराइजेशन किया है। ही कैटेगराइज्ड स्लेवरी इनटू टू कैटेगरी, स्लेव्स इनटू टू कैटेगरीज। एक होते हैं नेचुरल स्लेव्स, एक होते हैं भाई स्लेव्स बाय लॉ। तो लॉ में तो आपके प्रिजनर्स ऑफ वॉर आ गए, जो भाई वॉर के टाइम पे जो लोग अपोजिशन वाले जो प्रिजनर बनाए जाते थे वो हो गए स्लेव्स। एक नेचुरल स्लेव्स हो गए जो नेचर के द्वारा स्लेव्स, ठीक है। अब नेचर ने भाई दो टाइप के पर्सन बनाए, एक है जो नेचर के द्वारा स्लेव बनाया गया, वो फिजिकली स्ट्रांग है ताकि वो मेहनत का काम कर सकें, और एक है मास्टर बाय नेचर, तो जो कि मेंटली स्ट्रांग है, जिसमें रीज़न ज़्यादा डोमिनेट करता है, इसलिए वो मास्टर है नेचर के द्वारा, है ना, बाय नेचर। अब देखते हैं कि भाई मास्टर ना एक अपने अंदर स्लेव रखता है ताकि भाई वो उससे काम करा सके, और जब वो है ना फिजिकली स्ट्रांग है और अपना काम करेगा, लॉन्ग आवर वर्क कर सकता है, जिससे इकोनॉमिक सिस्टम को भी बेनिफिट होगा, और मास्टर को क्या है, टाइम मिल जाएगा स्टेट अफेयर्स में पार्ट लेने के लिए, तो स्लेव के अंडर वो रहेगा। लेकिन इन्होंने इधर पे एक चीज़ अच्छी की है, अरिस्टोटल ने मतलब बोला है कि स्लेवरी के थ्योरी में कि अगर स्लेव जो है वो बाहर निकल सकता है अपनी स्लेवरी वाली कंडीशन से, मतलब वो बाउंड नहीं है कि भाई आपकी पूरी लाइफ वो स्लेव ही रहे। अगर वो मास्टर के अंदर सीख जाता है तो वो उसका भी इमेंसिपेशन हो सकता है, ठीक है। और व्हेन स्लेव डेवलप्स रीजन एंड करेज, मास्टर शुड फ्री हिम, और ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। हम देख लेते हैं इसमें एक थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी को। तो डेवलप द थ्योरी इन द क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोस थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म हमें याद है प्लेटो की, थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई उन्होंने कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, कम्युनिज्म वाइफ की बात की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई वाइफ जो है वो आपकी पर्सनल नहीं होगी, ठीक है। वहाँ पे जो एथेंस में लोग जो थे, जो मेल था उसकी कोई पर्सनल वाइफ नहीं होगी, उनका कोई पर्सनल बच्चा नहीं होगा, ठीक है, चाइल्ड नहीं होगा कोई बच्चा, उनका पर्सनल स्टेट उसका ध्यान रखेगी चाइल्ड का, ताकि जो रूलर क्लास है वो अपना काम में ध्यान रखे। तो कॉमन ओनरशिप की उन्होंने बात की थी। तो उसके कॉन्ट्ररी जो एरिस्टोटल है, देख रहे हो यहाँ पे आ गया क्रिटिक वाला जो वो है पॉइंट। अब इन्होंने यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स दिए हैं, जैसे इन्होंने एक बताया कि भाई कॉमन ओनरशिप या कॉमन यूज़, जो मतलब सब लोगों का है कोई ये प्रॉपर्टी, उन्होंने कहा भाई ये सबकी है, यूज़ भी सभी करेंगे। तो एरिस्टोटल ने लेकिन ये इसे सपोर्ट नहीं किया कि क्योंकि ये अगर सारी सबकी प्रॉपर्टी है तो वो नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब भाई वो कहेगा कि भाई अब यहाँ पे इसमें प्रॉपर्टी में कुछ दिक्कत आ गई या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, वो कहेगा भाई मेरी तो है नहीं, वो कहेगा इसकी है, ये हो सकता है ये बोल दे इसकी है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि एवरी वंस प्रॉपर्टी इज़ नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सेकंड देखते हैं कॉमन प्रॉपर्टी और इंडिविजुअल यूज़। अब भाई प्रॉपर्टी तो कॉमन है, लेकिन बोलना है कि यूज़ यही वाला बंदा करेगा, जैसे ABCDEF इतने सारे लोग हैं, बोलना लेकिन G यूज़ करेगा सिर्फ, तो ये इलॉजिकल है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई सबकी प्रॉपर्टी और यूज़ करने को सिर्फ A को या B को या G को ही मिल रहा है। तीसरा उन्होंने बोला कि भाई इंडिविजुअल ओनरशिप एंड कॉमन यूज़, तो ये इन्होंने बोला कि ठीक है ये हो सकता है। इसमें क्या है कि भाई ओनरशिप आपकी है ए की, और यूज़ जैसे BCDEF कोई भी आदमी कर सकता है यूज़, ठीक है। तो इसमें इन्होंने प्रॉपर्टी पोजीशन, जो पोजेशन होता है प्रॉपर्टी का, इसमें थोड़ा बेनिफिट बताया है। इन्होंने बोला है कि भाई प्रॉपर्टी अगर होगी तो देखो एक तो सेंस ऑफ मोटिवेशन आता है, ठीक है, सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, मोटिवेशन का सोर्स भी है ये, प्रोडक्टिव भी होता है अगर प्रॉपर्टी होगी तो, और सोशल स्टेबिलिटी भी आदमी की रहती है। कॉमन यूज़, पर्सन शुड हैव मॉडरेट वेल्थ, ठीक है, पर्सन शुड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। तो ये दो चीज़ बोली है सिंपल सी। तो अब हम देखते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो हम देखेंगे कि भाई थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी एक बुक है जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स नाम की एक बुक है, जिसमें उन्होंने मतलब जैसे फेमस कोट है कि भाई पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड विद स्टेट, स्टेट ही है जो है प्रायर, भाई इसके अलावा कुछ नहीं है। आगे भी हम देखेंगे भाई जितने फिलोसोफर्स आते हैं वो सारी चीज़ स्टेट के अराउंड ही रिवॉल्व करने वाली है। अब हम देखते हैं कि
इसमें थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या किया कि भाई कंपेयर किया बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को। कहते हैं 158 कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने रीड किया और कंपेयर किया, जिसकी वजह से उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये वाली एक बात हो गई। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि अगर प्लेटो से थोड़ा सा कंपेयर करें कि भाई हमने इतनी सारी थ्योरी प्लेटो की देखी, एरिस्टोटल की देखी, तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो प्लेटो है, प्लेटो की थ्योरी थोड़ा सा इमेजिनेटिव की तरफ थोड़ा सा झुकाव है उनका, आइडियलिस्टिक बातें थोड़ी ज़्यादा है। अब एरिस्टोटल का हम देखते हैं कि भाई ऑब्जर्वेशनल उनका ज़्यादा है, जैसे हम एम्पेरिकल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशनल जो बेस्ड होता है। अब हम देखते हैं कि भाई जो थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो गोल्डन मीन पर और मॉडरेशन पर बिलीव करती है कि भाई यहाँ पर क्या है ना कि जो एंड है ना, ऐसा नहीं है कि एंड शुड जस्टिफाई द मीन। बात हो रही है कि भाई मीन शुड जस्टिफाई द एंड, कि भाई मीन हमारा सही होना चाहिए। गोल्डन मीन की ये बात कर रहे हैं कि हमें जो ज़रिया है, जो प्रोसेस है, उस पर हमें बिलीव करना है और उसे हमें सही करना है। एंड तो देखो अचीव हो ही जाएगा, ठीक है, एंड अचीव होगा, सही होगा। अब दूसरा पॉइंट आता है कि भाई उनने अपनी बुक में ना कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट और गवर्नमेंट को इंटरचेंजेबली यूज़ किया हुआ है। ऐसा क्यों? देखिए, उनका मतलब ये है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में सारा कुछ लिखा हुआ है, लॉज लिखे हुए हैं, स्टेट के बारे में लिखा हुआ है कि भाई कैसे बनेगी, गवर्नमेंट कैसे चलेगी। तो ये सब चीज़ें जब बताई हुई हैं तो उन्होंने कहा भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, इट इज़ इक्विवेलेंट टू स्टेट। स्टेट अलग नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से, उसे उसी के हिसाब से चलना है जो कॉन्स्टिट्यूशन है। और स्टेट में गवर्नमेंट जो है, वो जो पीपल जो हैं, वो जो गवर्नमेंट जो जैसी भी टाइप की गवर्नमेंट होगी तो वो गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी। इसलिए कहते हैं कि भाई उन्होंने कोई डिफरेंस नहीं रखा कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट और गवर्नमेंट में। और तीसरी बात वो बोलते हैं कि यार देयर कैन बी नो आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि क्या है ना कि देखिए हर सोसाइटी का प्रिंसिपल जो है, आइडियोलॉजी मतलब जो भी वो बिलीव करते हैं, कोई भी सोसाइटी है तो वो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब सबके लिए हम एक टाइप का हमने कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कुछ बना दिया, हमने कहा भाई तुम भी फॉलो करो, तुम भी करो, तुम भी करो, सारा करो, तो ऐसा हो नहीं सकता है। हम बोलेंगे भाई डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, यूएस में, इंडिया में, मतलब सब लोग जो बड़ी बड़े नेशंस हैं आज की डेट में सब कोशिश कर रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट अच्छी तरह किया जाए। अब आप बोलें कि नहीं भाई हम तो चाह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में भी हो, इराक में भी हो, तब जहाँ नहीं है पॉसिबल अभी तो नहीं हो पा रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम बात करते हैं कि देयर कांट बी नो आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं कि भाई एरिस्टोटल ने ना जो उसकी थ्योरी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उन्होंने उसे जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन है उसे 2 फैक्टर में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। 2 फैक्टर के ऊपर बेसिस पे डिवाइड किया है कि भाई उन्होंने बोला कि या तो जो स्टेट है वो कोई एक आदमी रूल करेगा, मैं कहा या फिर हो सकता है कुछ आदमी रूल कर लें, या हो सकता है कि कुछ थोड़े और ज़्यादा रूल कर लें। अब उन्होंने बताया कि भाई अगर ये हो गया एक नॉर्मल फॉर्म की, जैसे फॉर एग्जांपल फिलोसोफर किंग इन केस ऑफ प्लेटो, उन्होंने बनाया कि भाई फिलोसोफर किंग होगा और बहुत आइडियलिस्टिक होगा, सारी उसके पास नॉलेज होगी और बहुत अच्छा मतलब जो भी स्टेट है वो रूल करने वाला है। अब लेकिन हमने जब देखा था कि क्रिटिसाइज जब हम करते हैं फिलोसोफर किंग को, एरिस्टोटल, तो बोलते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं है, देयर इज़ अ चांस ऑफ करप्शन हर जगह, मतलब लूप होल होता है, गैप हर जगह है। तो भाई वो ये बंदा भी टायरानिकल हो सकता है, बाद में हमने देखा था कुछ बंदे अगर रूल कर रहे हैं तो इस टाइप को उन्होंने नाम दिया है। उसका ही बताया कि भाई जो परवर्टेड फॉर्म है तो ये भी मतलब हो सकता है, यहाँ पे भी चांस है ख़राब होने का। तो ऐसे करके उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। हम देख लेते हैं यहाँ पर कि भाई अगर उन्होंने कहा कि एक रूलर रूल कर रहा है तो उन्होंने कहा कि वो किंगशिप हो जाएगी, मतलब जैसे हम देखें कि फिलोसोफर किंग, मोनार्की जो था आइडियल। अब उन्होंने कहा भाई अगर ये करप्ट होता है बंदा तो वो टायरनी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, सिंपल सा यार। मोनार्क वन रूलर है, परवर्टेड फॉर्म टायरनिकल हो गया। फिर हम देखते हैं कि भाई अगर कुछ रूलर हैं, ठीक है, फ्यू रूलर्स हैं, तो अगर मतलब जैसे रूल ऑफ रिच हो गया, कुछ रूलर हैं, रिच क्लास है ये, अब इन्हें बोलेंगे हम एरिस्टोक्रेसी। और फिर हम देखते हैं कि भाई ये जब करप्ट हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा करप्शन की तरफ जा रहे हैं, प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं कि नहीं भाई पैसा कमाना है, पैसा पोजीशन, मतलब बहुत ज़्यादा इनके मोटिव होता जा रहा है धीरे धीरे करके, तो हम इन्हें परवर्टेड फॉर्म में ओलिगार्की बोलते हैं, ठीक है, इस फॉर्म को।
फिर तीसरे में उन्होंने कहा कि मैनी रूलर की बात कर लेते। मैनी में उन्होंने कहा कि भाई रूल ऑफ मिडिल क्लास को उन्होंने बोला पॉलिटी, और उसका परवर्टेड फॉर्म उन्होंने बोला डेमोक्रेसी। अब आप बोलेंगे कि भाई डेमोक्रेसी परवर्टेड फॉर्म है, हाँ, तो वो परवर्टेड फॉर्म इसलिए बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा कि भाई अगर डेमो मतलब क्या होता है, पीपल, तो अब पीपल जो हैं वो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन मतलब पीपल ही है सारा, पीपल तो हर जगह है, लेकिन एक मेजर जो चंक है पॉपुलेशन का वो क्या होता है, वो लोअर मिडिल क्लास है ना, पुअर है, उनके पास रीज़न नहीं है, इतना ज़्यादा करेज नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम इनके यहाँ पे पावर दे देंगे तो देर इज़ अ लेस चांस कि एक वाइज लॉ और वाइज डिसीजन सोसाइटी के लिए, स्टेट के लिए बन पाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं यार, ये परवर्टेड फॉर्म है, और उनके हिसाब से बेस्ट जो फॉर्म है वो पॉलिटी है। तो हमने देख लिया कि वन रूलर, फ्यू रूलर, मैनी रूलर, ठीक है। वन में किंगशिप, टायरनी, फ्यू में एरिस्टोक्रेसी से ओलिगार्की, मैनी से पॉलिटी, डेमोक्रेसी। तो गाइज यहाँ पर हम ये हमारा थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट एक छोटा सा बना देंगे जहाँ पर जो थ्योरीज बची हुई हैं, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ लॉ, तो वो हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके।